जय हिंद एंड वेलकम टू अन अकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओशन करेंट्स। मैं हूं आपका एजुकेटर आदित्य कमलेश अवस्थी। और ये ओशन करेंट्स ओशनोग्राफी ज्योग्राफी जीएस पेपर 1 से एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आप पिछले 10 सालों में देखें तो लगातार हर बार जब एग्जाम्स पूछे गए, एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो लगातार आता ही रहता है। अब इस टॉपिक में से हम आज एक पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं और वो पोर्शन है व्हाट आर ओशन करेंट्स, और आखिर ये ओशन करेंट्स बनते कैसे हैं। दैट मीन्स व्हाट आर द फैक्टर्स विच लीड्स टू दिस ओशन करेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर ओशन करेंट्स की। तो भाई साहब, सिंपल सी बात समझिए। जैसे नदी जमीन पे बहती है, वैसे ही जब ये नदी समुद्र में बहेगी तो कैसी दिखेगी। इमेजिन कीजिए, पानी का बहुत बड़ा एरिया है और उसमें से एक नदी बह रही है। सो ओशन करेंट्स आर नथिंग बट दे आर रिवर्स इनसाइड द ओशन। बट इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? दैट ओशन करेंट्स आर सरफेशियल एंड सब सरफेशियल। दैट मीन्स कुछ पानी ऊपर ऊपर बहता है और कुछ पानी नीचे तरफ बहता है। नीचे तरफ मतलब 200 मीटर्स की डेप्थ पे। So ocean currents are surfacial and subsurfacial movement of ocean water with a specified temperature, direction and density throughout the world in the form of gyre. अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा what is a gyre? तो भाई साहब, जैसे गाड़ी के चके को कहते हैं टायर, वैसे ही जब किसी एक ओशन में जब किसी एक ओशन में पूरे ओशन करेंट्स का सर्कुलेशन होता है, दैट मीन्स द कंप्लीट सेट ऑफ ओशन करेंट्स इन अ पर्टिकुलर ओशन इज नोन एज गायर। जब एक पूरे समुद्र में ओशन करेंट्स एक साथ घूमते हैं, उस पूरे सेट ऑफ ओशन करेंट्स को कहा जाता है गायर। तो जब गाड़ी का चक्का घूमे तो टायर, और जब समुद्र में ओशन करेंट्स घूमे तो गायर। चलिए, अब ये बात मैंने आपको बताई दैट दीज आर सिमिलर टू रिवर्स फ्लोइंग इनसाइड अ ओशन। जैसे नदी, ये समुद्र है और समुद्र में एक तरह से पानी चल रहा है। इनकी खासियत क्या है? दे फ्लो इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। ये एक ही दिशा में चलते हुए हमको दिखाई देते हैं, मतलब इनकी डायरेक्शन लगभग फिक्स रहती है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये एक एग्जांपल है दैट हाउ ओशन करेंट्स एक्चुअली मूव। ये हम देख सकते हैं कि यहाँ से ओशन करेंट्स इस तरीके से मूव कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि आखिर इन ओशन करेंट्स के पीछे कारण क्या है। आखिर ये ओशन करेंट्स चलते कैसे हैं? व्हाट आर द रीजंस और फैक्टर्स दैट मेक दीज ओशन करेंट्स जनरेट और मूव। वो कौन से कारण है जो ओशन करेंट्स को चलने के लिए कहते हैं? तो हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं। वन आर डायरेक्ट फैक्टर्स। हम इन डायरेक्ट फैक्टर्स को प्राइमरी फैक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी फैक्टर्स। और वहीं दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट फैक्टर्स, जिनको हम, अगर पहला वाला प्राइमरी है तो ये तो कॉमन सेंस हो जाता है बच्चों कि दूसरा वाला क्या होगा? सेकेंडरी फैक्टर्स। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी फैक्टर्स। व्हाट आर प्राइमरी फैक्टर्स? पहला प्राइमरी फैक्टर आता है विंड। कुछ भी बताने से पहले, कुछ भी समझाने से पहले आप इस फोटो को देखिए। इस फोटो में आप क्या देख रहे हैं? एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पानी हाथ में रख के और फूंक मार रही है, तो पानी उससे उड़ रहा है। मैं आपसे कहता हूं बेटा, जब हवा से हाथ में रखा हुआ पानी उड़ सकता है, तो ये तो हवाएं पूरी दुनिया में चल रही हैं। क्या आप देख पा रहे हैं? इन हवाओं को कहा जाता है ट्रेड विंड्स। ये जो हवाएं आप इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, इन हवाओं को कहा जाता है ट्रेड विंड्स। ये चल रही हैं ट्रेड विंड्स। ये है हमारा 0 डिग्री। 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? इक्वेटर। अब इक्वेटर के दोनों तरफ 30 डिग्री से 5 डिग्री की ओर इस तरीके से ट्रेड विंड्स चलती हैं। इस तरीके से ट्रेड विंड्स चलती हैं। अब आप मुझे बताइए, जब लड़की ने इस दिशा में फूंक मारी तो ओशन, तो पानी भी इसी तरफ चला। उसी प्रकार जब ओशन करंट्स चलाने होंगे, तो हम कह रहे हैं भाई साहब, जब हवा इस तरफ से आ रही है, इनको, जिनको हम ट्रेड विंड के नाम से जानते हैं या ट्रेड्स कहते हैं, तो क्या इस तरीके से समुद्र का पानी चलना शुरू नहीं हो जाएगा? और जब इस तरीके से समुद्र का पानी चलना होगा, क्योंकि ये इक्वेटर के पास है, हम इस करंट को नाम देते हैं इक्वेटोरियल करंट। क्या बोलेंगे इसको? इक्वेटोरियल करंट। ऑब्वियस सी बात है बेटा, इक्वेटर के पास गर्मी ज़्यादा होती है, सूरज की रोशनी ज़्यादा आती है, और इसीलिए इक्वेटोरियल करंट्स को हम वार्म ओशन करंट्स के नाम से जानते हैं। ये गर्म पानी की धाराएं हैं, गर्म पानी समुद्र में यहाँ से बहता है। तो हमें देखने को मिलेगा कि ओशन करेंट्स, अगर यहाँ से हवा चलेगी तो विंड के प्रभाव में ये चलते हैं। तो ऐसा क्या करती है हवा? असल में
विंड इनको इम्पैक्ट करती है बाय द वे ऑफ फ्रिक्शन। देखिए, विंड ब्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन पुशेस द वाटर टू मूव, वो पुश करती है पानी को चलने के लिए। फ्रिक्शन बिटवीन द विंड एंड द वाटर सरफेस अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ वाटर बॉडी। जब भी कभी हवा चलेगी वो इस तरीके से फ्रिक्शन करेगी और उस फ्रिक्शन के कारण हवा से पानी आगे चलेगा। चलिए, पहला फैक्टर समझ में आ गया। दूसरा फैक्टर है हीटिंग बाय सोलर एनर्जी। अब इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम से हमको एक चीज पता चलती है। वो एक चीज क्या है कि भाई साहब पूरी दुनिया में सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा आती है 0 डिग्री पे, इक्वेटर पे, और सबसे कम कहाँ आती होगी बेटा, 90 डिग्री मतलब पोल्स पे। ये बात क्लियर है। और इसी बात से समझ में आता है कि आप इस डायग्राम को देखें तो इस एरिया में आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एनर्जी गेन होती है, यहाँ सरप्लस में होती है एनर्जी, और ऊपर तरफ पोल्स के पास एनर्जी जो होती है वो डेफिसिट में होती है। अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपको एक सिंपल सी बात और यहाँ समझनी है कि जब भी कभी मैं बोलूँ कि बेटा तापमान ज़्यादा है, वार्म टेम्परेचर है, गर्म पानी है, गर्म पानी का सिंपल मीनिंग है कि कोई भी गर्म चीज़ एक्सपैंड करती है, फैलती है। लेकिन वहीं पे यदि पानी ठंडा हो, पानी कोल्ड हो, तो वह बेटा एक्सपैंड नहीं करती है, वो करती है कॉन्ट्रैक्ट। अब बस इतनी सी बात है जिसको हमें समझना है। ये बात क्या कहती है, देखिए ये समुद्र है, मैंने कहा बेटा ये 0 डिग्री है और ये है 90 डिग्री। 0 डिग्री पे आपको मैं बता चुका हूँ कि देखो इस एरिया में पानी फैलेगा क्योंकि ये गर्म इलाका है। 90 डिग्री में पानी फैलेगा नहीं बल्कि सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ये पानी, जस्ट बिकॉज इस एरिया में पानी ठंडा है, कोल्ड एरिया है। अगर आप देखें तो एक तरफ से पानी ऊपर हो गया है और एक तरफ से पानी नीचे, इसी के कारण डेवलप होता है एक ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब एक ढलान, एक डिफरेंस, हम कह सकते हैं एक स्लाइड बन गई है। और ओशन करेंट्स 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री की ओर, मतलब ओशन करेंट्स का जो फ्लो है वो इक्वेटर से पोल्स की ओर चलना शुरू हो जाता है। तो एक बड़ा फैक्टर यहाँ पे हीटिंग का भी है, जो सोलर एनर्जी हमको देखने को मिलती है। इस बात का पता हमको इस बात से चलता है, हीटिंग बाय सोलर एनर्जी causes water to expand, and that is why near the equator ocean water is about 8 centimeter higher in level than in the middle latitudes. This causes a very slight gradient and tends water to flow down the slope. फिसल पट्टी में बहता हुआ जाएगा ये पानी। ओके, चलिए नेक्स्ट फैक्टर है हमारा डायरेक्ट फैक्टर्स की श्रेणी में ही रोटेशन ऑफ अर्थ। जस्ट अ मिनट, ओके, रोटेशन ऑफ अर्थ बहुत सिंपल सी बात है बेटा, बहुत सिंपल सी। मैं आपसे कह रहा हूँ आप इस तरीके से समझिए, मैं गाड़ी चला रहा हूँ बाइक, और मैं बाइक इस डायरेक्शन में चला रहा हूँ, और मेरे बाल बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे। तो आप मुझे बताइए मेरे बाल किस तरफ उड़ेंगे। अगर मैं बाइक इस तरफ चला रहा हूँ, अगर मेरी गाड़ी इस दिशा में चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे बाल उल्टी दिशा में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में उड़ेंगे। अब इसी चीज़ को ज़रा अर्थ के कंटेक्स्ट में देखिए। जब मैं आपको ये GIF दिखा रहा हूँ तो आपको इस GIF में ये बात साफ समझ में आ रही होगी कि जो हमारी अर्थ है वो इस तरीके से घूमती है। ये है वेस्ट और ये है ईस्ट, तो वेस्ट टू ईस्ट अर्थ घूम रही है। अगर वेस्ट टू ईस्ट अर्थ घूमेगी तो भाई साहब ओशन वाटर किस दिशा में घूमेगा, आप कहेंगे सर ओशन वाटर इसके जस्ट अपोजिट घूमेगा, वो जस्ट अपोजिट होगा ये डायरेक्शन। तो ओशन करेंट्स इस तरीके से चलना शुरू हो जाते हैं, इस अपोजिट डायरेक्शन में ओशन करेंट्स चलना शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि अर्थ घूम रही है ऐसे, अर्थ घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो ओशन करेंट्स चलते हैं ईस्ट टू वेस्ट। जैसा मैंने आपको बताया कि इक्वेटोरियल वार्म करंट जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ट्रेड विंड्स के कारण भी देखा, उसका एक रीज़न, इक्वेटोरियल वार्म करंट का एक रीज़न हमारा अर्थ का रोटेशन भी है। आप मुझे बताइए कितने देर में रोटेट करती है अर्थ, 24 आवर्स में। तो इक्वेटोरियल वार्म करंट का एक रीज़न अर्थ का रोटेशन भी है। इसके बाद आता है नेक्स्ट कोरियोलिस फोर्स। क्या कहता है कोरियोलिस फोर्स, ऐसे बनाइए हाथ और कहिए नॉर्थ में राइट, साउथ में लेफ्ट। क्या कहता है कोरियोलिस फोर्स, कोई भी मूविंग चीज, कोई भी घूमने वाली चीज अर्थ के रोटेशन के कारण, कोई भी घूमने वाली चीज अर्थ के रोटेशन के कारण यदि वो ऐसे जा रही है तो नॉर्थ में राइट साइड मुड़ जाएगी, और यदि वो ऐसे आ रही है तो वो
साउथ में, मतलब जब हम सदर्न हेमिस्फीयर में, इसको मैं 0 डिग्री कह रहा हूँ, सदर्न हेमिस्फीयर में वही चीज लेफ्ट साइड मुड़ जाएगी। जरा आप इस फोटो से समझिए, जब मैं आपसे कह रहा हूँ ये कोई चीज सीधी जा रही थी, वो पहले राइट साइड मुड़ जाती है नॉर्थ में, और लेफ्ट साइड मुड़ जाती है साउथ में। यही चीज अगर उल्टी आएगी तो वो ऐसा चलेगा। अब इसी बात को हम समझते हैं कि अर्थ में ओशन करेंट्स के साथ ये कैसे अप्लाई होता है। देखें इधर ध्यान से, मैं बना रहा हूं एक वर्ल्ड मैप। ये है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। अभी हमारा काम इतने में ही चल जाएगा, हम पूरा मैप भी बनाते लेकिन अभी हमारा काम इतने में चल जाएगा। ये 0 डिग्री है। अभी हमने देखा कि भाई साहब इस 0 डिग्री के आसपास यहाँ से एक करंट आता है जिसका नाम है इक्वेटोरियल करंट, यहाँ से एक करंट आता है जिसका नाम है इक्वेटोरियल करंट। ये इक्वेटोरियल करंट यहाँ से ऐसे मुड़ता है, इसको जाना चाहिए ऐसे, बट ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स के कारण ये करंट कुछ इस तरीके से मुड़ जाता है, कुछ इस तरीके से। और हम इस ब्लू वाले करंट को कहते हैं नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट। इस ब्लू वाले करंट को नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से जाना जाता है। सिमिलरली यहाँ से भी एक करंट ऐसे आता है और उसे हम कहते हैं साउथ एटलांटिक ड्रिफ्ट। तो कोरियोलिस फोर्स जिस दिशा में जाता है, मूवमेंट करने वाली चीज को कोरियोलिस फोर्स नॉर्थ में राइट और साउथ में लेफ्ट साइड मोड़ देता है। तो कोरियोलिस फोर्स इंटरवीन्स एंड कॉजेज द वाटर टू मूव इन द राइट इन द नॉर्थ एंड टू द लेफ्ट इन द साउथ। तो ये भी एक फैक्टर है ओशन करेंट्स के लिए। अगला फैक्टर आता है ओशन करेंट्स के लिए ग्रेविटी। इसको समझने से पहले आप इधर समझिए। देखिए ग्रेविटी क्या करती है, ये बात हम भी जानते हैं बेटा कि 90 डिग्री मतलब पोल्स में ग्रेविटी ज़्यादा होती है और 0 डिग्री मतलब इक्वेटर में ग्रेविटी कम होती है। अब जब 90 डिग्री में ग्रेविटी ज़्यादा है तो 90 डिग्री में पानी ग्रेविटी के कारण नीचे बैठता है। देखिए ग्रेविटी के कारण पानी नीचे बैठता है। अगर इधर पे पानी नीचे बैठेगा बेटा तो इस पानी की जगह लेने के लिए इधर से तो पानी आना पड़ेगा ना। और इसीलिए हम कहते हैं कि 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जब भी ओशन करेंट्स चलते हैं उसका एक रीज़न वो ग्रेडियंट भी है जो ग्रेविटी के कारण डेवलप होता है। और इस प्रोसेस को कहा जाता है डाउन वेहलिंग। क्या कहते हैं, एक बार अपने मन में रिपीट कीजिए, इसे कहते हैं डाउन वेहलिंग। नीचे की तरफ पानी आता है और यहाँ से ये पानी इस तरीके से ओशन करेंट्स के फॉर्म में इक्वेटर से, आप देख सकते हैं 0 डिग्री से ये पानी इधर जाएगा और क्योंकि पोल्स के पास ग्रेविटी ज़्यादा है यहाँ होगी डाउन वेलिंग और ये पानी इस तरीके से लौट के एक सर्कुलेशन तैयार कर लेता है। लास्ट फैक्टर हमारा आता है डेंसिटी। डेंसिटी बहुत सिंपल है बेटा। डेंसिटी का मतलब है कि एक पानी कितना गाढ़ा है। अब आप ये बात जानते हैं बेटा कि कोई भी चीज़ यदि कोल्ड होगी, ठंडी होगी, तो ठंडा पानी जो होता है, कोल्ड वाटर जो होता है, वो होता है डेंस, वो भारी होता है। और जो वार्म वाटर होता है, वार्म वाटर ये होता है रेयर। रेयर मतलब लेस डेंस, इसमें इतना घनत्व नहीं होता, इसमें डेंसिटी ज़्यादा नहीं होती। बस वही बात फिर से आ गई भाई साहब कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 90 डिग्री के पास डेंसिटी ज़्यादा है, 0 डिग्री के पास डेंसिटी कम है, मतलब 90 डिग्री वाला पानी नीचे की तरफ आएगा और 0 डिग्री वाला पानी ऊपर रहेगा। अगेन तैयार हो गया एक ग्रेडियंट, एक और फिसल पट्टी तैयार हो गई और ये इस तरीके से मूवमेंट शुरू करेगा। तो डेंसिटी भी एक फैक्टर है जो इसको प्रभावित करती है। अब आते हैं सेकेंडरी फैक्टर्स। सेकेंडरी फैक्टर्स मतलब इनडायरेक्ट फैक्टर्स। ये वो फैक्टर्स हैं जो एक बार ओशन करंट डेवलप हो जाए उसके बाद उसको प्रभावित करते हैं या इम्पैक्ट करते हैं। जैसे शेप ऑफ कोस्ट लाइन, बहुत सिंपल, देखिए आप, ये ब्राज़ील का कोस्ट है। यदि मैं साउथ अमेरिका का मैप बनाऊं तो ये ब्राज़ील का कोस्ट है, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये साउथ अमेरिका है, ये हमारा 0 डिग्री है। हम जानते हैं यहाँ से करंट आ रहा है जिसका नाम है इक्वेटोरियल करंट, यहाँ से भी करंट आ रहा है जिसका नाम है इक्वेटोरियल करंट। लेकिन ये इक्वेटोरियल करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा बिकॉज इसकी साउथ अमेरिका की जो ब्राज़ीलियन कोस्ट है, देखें इधर ध्यान से, ये ब्राज़ीलियन कोस्ट इस तरीके से करंट को डिवाइड कर देती है। तो एक रीज़न आता है शेप ऑफ कोस्ट लाइन। और लास्ट पॉइंट हमारे आज के लेक्चर का है वो है ओशन बॉटम टोपोग्राफी। आप जानते हैं कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल ब्रेक, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज,
अबेसल प्लेन, मिड ओशनिक रिजेस, उसके बाद सी माउंट, उसके बाद गोयॉर्ड्स, फिर ट्रेंचेस, समुद्र के नीचे बहुत कुछ है। और जब भी कभी ऊपर से पानी इस तरीके से फ्लो करता है, कभी कभी ये इनके और इनके कांटेक्ट में आता है, और हम एक टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, उसे कहा जाता है इकमैन स्पाइरल। कभी कभी ये भी बनते हुए देखा जाता है। ओशन करेंट्स को ये जो नीचे की टोपोग्राफी है वो डिफ्लेक्ट कर देती है, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कर देती है, लेकिन लार्ज अमाउंट में नहीं कर पाती है। अब इतनी बातों के बाद सवाल उठता है कि क्या ये आता भी है एग्जाम में? तो भाई साहब आप खुद ही देख लीजिए, मैं आपको क्या बताऊं। ये है यूपीएससी 2018 का सवाल है। ये सेम इसी प्रकार का सवाल एक बार यूपीएससी 2023 में भी पूछा गया, 2023 में भी। वो क्वेश्चन अभी स्लाइड्स में ऐड नहीं है, लेकिन वो मैं आपको बाद में शेयर करता हूँ। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ ओशन करेंट्स। बनाइए बढ़िया भाई, प्राइमरी फैक्टर्स, सेकेंडरी फैक्टर्स। प्राइमरी में लगाइए विंड, टेम्परेचर, डेंसिटी, कोरियोलिस फोर्स, ग्रेविटी, हीटिंग, रोटेशन ऑफ अर्थ। सेकेंडरी में लगाइए बाउंड्री, जो हमारी कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन लगाइए, और साथ में लगाइए ओशन बॉटम टोपोग्राफी। ये सेम बात यहाँ भी पूछी गई, फैक्टर्स इम्पैक्टिंग ओशन करेंट्स फॉर द फॉर्मेशन। ये जो सेकंड वाला पोर्शन है कि ये रीजनल क्लाइमेट को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, वो हम देखेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग अन अकेडमी।